नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के उस महानायक की गाथा, जिसकी आवाज से साम्राज्य की नींव हिल गई, जिसकी कलम ने स्वतंत्रता की आग को हर दिल में जगा दिया और जिसे देश ने सम्मान से नाम दिया लोकमान्य। जब पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत के साए में था, तब एक गर्जना गूंजी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये गर्जना थी बाल गंगाधर तिलक की। आइए, रेडियो पाठशाला के इस विशेष प्रस्तुति में हम चले उनके जीवन के सफर पर, गांव की गलियों से लेकर जनसभाओं की भीड़ तक, अदालत के कटघरे से लेकर देशवासियों के दिलों तक। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज का सिंहनाद, सिर्फ और सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। अध्याय 1, बालक के रूप में केशव की कहानी। सन 1856 की एक ठंडी सुहानी सुबह, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का छोटा सा गांव चिखली। चारों ओर हरे भरे नारियल और सुपारी के पेड़, पंछियों की चहचहाहट और समुद्र की लहरों की धीमी धीमी आवाज। इसी सुकून भरे माहौल में 23 जुलाई के दिन गंगाधर रामचंद्र तिलक और उनकी धर्मपत्नी पार्वती बाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल, आंगन में महिलाओं के मंगल गीत और पड़ोसी एक दूसरे को बधाई देते नजर आते हैं। गंगाधर जी, जो पेशे से संस्कृत के विद्वान और पुणे के शिक्षक थे, ने अपने बेटे का नाम रखा केशव गंगाधर तिलक। बचपन से ही केशव का माथा चौड़ा, आंखें तेज और नज़र में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ पार्वती बाई अक्सर कहती, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसके भीतर कोई अग्नि है जो एक दिन सबको रोशनी देगी। केशव बचपन में शरारती जरूर थे, लेकिन उनकी शरारतें भी अलग थीं। कभी मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें कहानियां सुनाना, कभी समुद्र किनारे जाकर रेत में किले बनाना और फिर कहना, देखो ये किला हमारा है, एक दिन हम अपने देश का किला भी अंग्रेजों से वापस लेंगे। साथी बच्चे हंस देते, पर उनकी आंखों में ये बात चुप जाती। गांव के स्कूल में जब शिक्षक गणित का सवाल पूछते तो केशव बिना पेंसिल कागज के तुरंत हल बता देते। शिक्षक हैरान रह जाते, अरे केशव, ये तो मुश्किल सवाल था, तुमने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? केशव हंसते हुए कहते, गुरुजी, जब सवाल में दिमाग लगाओ तो जवाब खुद सामने आ जाता है। संस्कृत में तो उनका जवाबी कौशल और भी अद्भुत था। महाकाव्यों की पंक्तियां बिना रुके सुनाना, श्लोकों का अर्थ बताना, ये सब उनकी उम्र के बच्चों के लिए असंभव था। लेकिन बचपन हमेशा आसान नहीं रहा। जब केशव सिर्फ 10 साल के थे, उनके पिता गंगाधर जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, लेकिन पार्वती बाई ने बेटे की पढ़ाई रुकने नहीं दी। रात को दीपक की हल्की रोशनी में केशव किताबें पढ़ते और माँ पास में बैठकर कपड़े सीती। माँ बेटे के बीच अक्सर बातचीत होती, बेटा थक नहीं गया? सो जा, सुबह जल्दी उठना है। माँ, थकान तो तब होगी जब मैं हार मानूंगा, और मैं तो जीतने निकला हूँ। कुछ ही सालों में परिवार पुणे आ गया। पुणे शहर उस समय शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। यहाँ केशव का व्यक्तित्व और भी निखरा। स्कूल के बाद वो घंटों पुस्तकालय में किताबें पढ़ते, गणित, संस्कृत, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, उन्हें हर विषय में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन जब वे इतिहास की किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण पा लिया। केशव की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं इस गुलामी की जंजीर तोड़कर रहूंगा। बचपन का वो केशव जो रेत में किले बनाता था, अब अपने मन में एक असली किला बना चुका था, देशभक्ति का, स्वाभिमान का और ज्ञान का। यही किला आने वाले वर्षों में बाल गंगाधर तिलक के नाम से भारत की स्वतंत्रता की पहली बड़ी दीवार बनने वाला था। अध्याय 2, शिक्षा, संघर्ष और आदर्श। पुणे में आकर केशव की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वे किशोरावस्था में थे, लेकिन सोच में वयस्कों जैसा परिपक्वपन आ चुका था। उनका दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होता। पहले पूजा पाठ, फिर पढ़ाई, फिर स्कूल। कभी कभी रात देर तक पढ़ते, यहाँ तक कि दीपक की लौ टिमटिमाने लगती, लेकिन उनकी आंखों में थकान का नाम नहीं। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, ये वही जगह थी जहाँ देश के कई महान नेताओं ने शिक्षा प्राप्त की।
केशव ने यहाँ गणित में स्नातक बीए की पढ़ाई शुरू की। कक्षा में जब कठिन गणितीय समीकरण आता तो सहपाठी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते। ये सवाल कौन हल करेगा? और तभी शिक्षक कहते, केशव आओ। केशव कुछ ही मिनटों में सवाल हल कर देते और बोर्ड पर साफ सुथरी लिखावट में उत्तर लिखते। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने एक चीज पर गौर किया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत की जड़ों से बिल्कुल अलग थी। किताबों में भारतीय संस्कृति, भारत का गौरव और हमारे पूर्वजों के आदर्शों का कहीं जिक्र ही नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने मित्र से कहा, केशव देखो, ये अंग्रेज हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिखा क्या रहे हैं? हमें भूलना कि हम कौन हैं। मित्र, तो तुम क्या करोगे? केशव, पढ़ूंगा और फिर सिखाऊंगा, ताकि कोई भी भारतीय अपनी पहचान न भूले। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद केशव ने कानून LLB की पढ़ाई शुरू की। कानून की किताबें पढ़ते समय वे सिर्फ धाराओं और अनुच्छेदों को नहीं देखते थे, बल्कि ये सोचते थे कि इनका इस्तेमाल जनता के भले के लिए कैसे किया जाए। इन दिनों उनकी जिंदगी में आर्थिक कठिनाइयां भी आईं। पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। कभी कभी कॉलेज की फीस भरना मुश्किल हो जाता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अतिरिक्त समय में ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौर में उनके भीतर दो आदर्श गहराई से बस गए। पहला, शिक्षा का महत्व, लेकिन वो शिक्षा जो अपने देश की जड़ों से जुड़ी हो। दूसरा, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस, चाहे सामने कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। एक बार कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीय संस्कृति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। कक्षा में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन केशव उठ खड़े हुए और स्पष्ट शब्दों में कहा, सर, आप हमें पढ़ाने आए हैं, अपमान करने नहीं। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान की जो गंगा बहाई, उसी ने पूरे विश्व को रोशनी दी। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा और प्रोफेसर को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। केशव अब सिर्फ छात्र नहीं रहे थे, वे विचारों के योद्धा बन चुके थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है। उनके मित्र कहते, केशव, तुम्हारे विचार किसी किताब से नहीं, दिल से निकलते हैं। और केशव मुस्कुराकर जवाब देते, क्योंकि ये विचार मैंने अपने देश से सीखे हैं। अध्याय 3, अध्यापक से समाज सुधारक तक। सन 1879। पुणे का वातावरण शिक्षा और जागृति का केंद्र बन चुका था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद केशव गंगाधर तिलक ने शिक्षक के रूप में काम शुरू किया, लेकिन उनकी कक्षा बाकी शिक्षकों से बिल्कुल अलग थी। जहां दूसरे शिक्षक केवल किताबें पढ़ाते, वहां तिलक छात्रों से सवाल पूछते, तुम्हारे हिसाब से शिक्षा का असली मकसद क्या है? छात्र सोच में पड़ जाते। एक दिन उन्होंने बोर्ड पर लिखा, स्वदेश। छात्रों ने हैरानी से देखा। तिलक, बताओ, इस शब्द का मतलब क्या है? एक छात्र बोला, अपने देश का। तिलक, सही, लेकिन स्वदेश का मतलब केवल जमीन नहीं, यह हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा है। उस दिन से उनके छात्र केवल गणित और संस्कृत ही नहीं, बल्कि देशभक्ति भी सीखने लगे। तिलक ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति भारतीयों को अपनी जड़ों से काट रही है। उन्होंने अपने मित्र गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। ये स्कूल अंग्रेजी पढ़ाता था, लेकिन साथ ही भारतीय इतिहास, साहित्य और संस्कृति को भी महत्व देता था। छात्र यहाँ से केवल पढ़े लिखे नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक बनकर निकलते थे। लेकिन तिलक का काम सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने समाज की बुराइयों पर भी ध्यान दिया। उस दौर में जातिगत भेदभाव, पर्दा प्रथा और महिला शिक्षा की कमी गहरी जड़ें जमाए हुए थीं। तिलक ने इन मुद्दों पर खुलकर बोलना शुरू किया। एक सभा में उन्होंने कहा, जिस देश की आधी आबादी अज्ञान में जी रही हो, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तिलक जानते थे कि केवल भाषण देने से बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने अखबार के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया। यही वो समय था जब उनके जीवन में पत्रकारिता का पहला बीज बोया गया, जो आगे चलकर केसरी और मराठा जैसे अखबारों का रूप लेने वाला था। तिलक के भीतर का शिक्षक समाज सुधारक में बदल चुका था, और ये बदलाव केवल उनके जीवन को नहीं, बल्कि पूरे देश को दिशा देने वाला था। अध्याय 4, केसरी और मराठा का जन्म। सन 1881। पुणे की सड़कों पर बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी।
अंग्रेजों का राज हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, लेकिन साथ ही असंतोष की चिंगारी भी जलने लगी थी। तिलक और उनके साथी समझ गए थे कि जनता को जगाने के लिए केवल सभा और स्कूल काफी नहीं। उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था जो घर घर तक पहुंचे, और वो हथियार था कलम। तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर तीनों ने मिलकर एक अखबार निकालने का फैसला किया। 2 अखबार, एक मराठी भाषा में केसरी, जो सीधे आम जनता से बात करेगा, और दूसरा अंग्रेजी में मराठा, जो पढ़े लिखे वर्ग और अंग्रेजी बोलने वालों तक सच्चाई पहुंचाएगा। पहला अंक जब छपा तो उसमें तिलक का लिखा हुआ लेख था, गुलामी की नींद से जागो। लेख में उन्होंने खुलकर अंग्रेजी सरकार की नीतियों पर प्रहार किया और जनता से सवाल पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों के शासन में जीते रहोगे या अपना राज खुद चलाना चाहोगे? केसरी कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र के हर गांव शहर तक पहुंचने लगा। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा होकर इसे पढ़ते और फिर उस पर चर्चा करते। लोग कहते, ये अखबार डरता नहीं, ये वही लिखता है जो हम सोचते हैं। लेकिन ये निर्भीकता अंग्रेजी सरकार को नागवार गुजरी। उन्होंने केसरी पर कई बार पाबंदी लगाने की कोशिश की, संपादकों को धमकियां दी और यहाँ तक कि राजद्रोह के मुकदमे भी ठोके। लेकिन तिलक पीछे हटने वालों में से नहीं थे। एक बार अदालत ने उन्होंने जज से कहा, मैं सच लिखना बंद नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल क्यों न जाना पड़े। केसरी और मराठा सिर्फ अखबार नहीं थे, बल्कि जनता की आवाज बन चुके थे। इनमें छपने वाले लेख किसानों की दुर्दशा, मजदूरों की समस्याएं और अंग्रेजों के शोषण को उजागर करते थे। हर अंक, हर शब्द, हर पंक्ति जनता के दिल में आग और आंखों में उम्मीद जगाती थी। अध्याय 5, गणेशोत्सव और शिवाजी महोत्सव का पुनर्जागरण। सन 1893 पुणे की गलियों में गणेश चतुर्थी का त्योहार अपने सीमित दायरे में मनाया जाता था। लोग घरों में गणपति की स्थापना करते, पूजा पाठ करते और फिर चुपचाप त्योहार समाप्त हो जाता। लेकिन अंग्रेजी शासन में बड़े सार्वजनिक आयोजन करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि सरकार को डर था कि लोग इकट्ठा होकर विद्रोह न कर दें। तिलक ने इस डर को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर हम धार्मिक आयोजन के बहाने लोगों को एक जगह ला सके तो हम उन्हें स्वतंत्रता का संदेश भी दे सकते हैं। तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से कहा, गणपति बप्पा सिर्फ हमारे घर में नहीं, हमारे दिलों में विराजमान हैं। आओ उन्हें सड़कों पर लाएं और उनके मंच को देशभक्ति का मंच बनाएं। पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव पूरे जोश के साथ मनाया गया। गली गली में पंडाल सजाए गए, मूर्तियों की शोभा यात्रा निकली और साथ ही देशभक्ति के गीत, भाषण और नाटक हुए। भीड़ में लोग एक दूसरे से फुसफुसाते, ये सिर्फ पूजा नहीं, ये तो क्रांति की तैयारी है। गणेशोत्सव के बाद तिलक ने शिवाजी महोत्सव शुरू किया। मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब तिलक के मंच पर आज़ादी के प्रतीक बन गए। शिवाजी महोत्सव में उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती, युवाओं को तलवारबाजी और घुड़सवारी की झलक दी जाती और ये संदेश दिया जाता, शिवाजी ने जैसे अपने समय में लड़ाई लड़ी, वैसे ही हमें भी लड़ना है। अंग्रेजी प्रशासन ये सब देख रहा था। वे समझते थे कि ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई क्रांति का बीज है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना उनके लिए मुश्किल था। इसलिए तिलक ने इस रास्ते से जनता के दिलों में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। इन आयोजनों ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में नई ऊर्जा भर दी। लोगों ने महसूस किया कि एकता की ताकत कितनी बड़ी है। गणेशोत्सव के पंडाल और शिवाजी महोत्सव के मंच दोनों स्वतंत्रता के गुप्त दरबार बन गए थे, जहां हर भाषण, हर गीत और हर जयकारा आज़ादी के सपने को और पक्का कर देता था। अब तिलक का नाम सिर्फ एक शिक्षक या पत्रकार तक सीमित नहीं था। वे जनता के नेता, लोगों के दिल की आवाज़ बन चुके थे और अगले कदम में वे वो नारा देने वाले थे जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का सबसे मशहूर हथियार बना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अध्याय 6, स्वराज का उद्घोष। सन 1906 पुणे की एक बड़ी सभा। चारों ओर लोग उमड़ आए थे, किसान, व्यापारी, छात्र, महिलाएं, सबके चेहरे पर उत्सुकता और आंखों में चमक। मंच पर खड़े थे बाल गंगाधर तिलक, उनके सामने हजारों लोग,
और ऊपर तिरंगा जैसा सपना, जो उस समय सिर्फ दिलों में लहराता था। तिलक ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कहने आया हूं। आज मैं आपको आपका अधिकार याद दिलाने आया हूं। लोग चुप हो गए, जैसे हर शब्द को पकड़ लेना चाहते हों। तिलक ने आगे कहा, दुनिया में हर इंसान को जन्म से कुछ अधिकार मिलते हैं, जीने का अधिकार, सम्मान का अधिकार, और हम भारतीयों को मिला है एक और अधिकार, अपना राज खुद चलाने का अधिकार। फिर उनकी आवाज और ऊंची हो गई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाक्य बिजली की तरह भीड़ में दौड़ गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिल में आग थी। उस दिन के बाद ये नारा सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गया। तिलक के भाषण का असर इतना था कि अंग्रेजी सरकार बेचैन हो उठी। सरकारी रिपोर्टों में लिखा गया, तिलक इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, क्योंकि वे जानते थे कि तिलक के शब्द जनता के दिलों में उतर चुके हैं और उन्हें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इस नारे ने गांव-गांव, शहर-शहर क्रांति की हवा फैला दी। स्कूल के बच्चे, बाजार के व्यापारी, खेतों के किसान, सब इस नारे को जोर से बोलने लगे। और ये नारा हर भारतीय के सीने में एक प्रतिज्ञा बन गया कि चाहे जितना समय लगे, हम स्वराज लेकर रहेंगे। अध्याय 7, कांग्रेस में प्रवेश और मतभेद। सन 1890 का दशक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे देश के पढ़े लिखे वर्ग में लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन उस समय कांग्रेस का स्वरूप अलग था। अधिकतर नेता अंग्रेजों से विनम्र निवेदन, प्रार्थना पत्र और सुधार की मांग करने में विश्वास रखते थे। इसे लोग नरम पंथ कहते थे। तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश किया, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था, आज़ादी कोई भीख में नहीं मिलती, उसे संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। एक दिन कांग्रेस की बैठक में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, हमें अंग्रेज सरकार के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि वे धीरे धीरे सुधार लाएं। तिलक तुरंत खड़े हुए, गोखले जी, जब तक हम इनसे उम्मीद लगाए बैठेंगे, ये हमें टुकड़ों में भीख देंगे, अधिकार नहीं। हमें स्वराज चाहिए, और वो भी तुरंत। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं तो कुछ ने असहमति जताई। यहीं से कांग्रेस में दो धड़े बनने लगे, नरमपंथी, जिनमें गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता थे, और गरमपंथी, जिनमें तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। ये तिकड़ी आगे चलकर लाल बाल पाल के नाम से मशहूर हुई। गरमपंथियों का मानना था कि जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी और प्रतिरोध ही आज़ादी का रास्ता है। नरमपंथी इसे जल्दबाजी और टकराव मानते थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में ये मतभेद खुलकर सामने आ गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, नारे लगे, और अंततः कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। अंग्रेजों ने इस अवसर का फायदा उठाया। उन्होंने तिलक को सबसे बड़ा खतरा मानते हुए उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया। अदालत में तिलक ने अपने बचाव में वही ऐतिहासिक बात कही, यदि ब्रिटिश सरकार देश के भले के रास्ते में आती है तो उसे हटाना हर भारतीय का कर्तव्य है। न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई, 6 साल की कैद, और वो भी बर्मा मंडाले जेल में। लेकिन तिलक के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने जेल को भी अपने विचारों का मंदिर बना लिया। कांग्रेस में मतभेद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। अब ये स्पष्ट हो गया था कि केवल विनम्र निवेदन से कुछ नहीं होगा। जनता को जागना होगा, संघर्ष करना होगा और अपने अधिकार खुद लेने होंगे। अध्याय 8, बर्मा की जेल यात्रा। सन 1908 अंग्रेजी अदालत ने बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। ये सजा भारत में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बर्मा के मंडाले जेल में काटनी थी। जेल भेजने से पहले उन्हें समुद्र मार्ग से बर्मा ले जाया गया। जहाज पर उनके हाथों में हथकड़ियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज चमक थी। रास्ते में एक पुलिस अफसर ने ताना मारा, तुम्हारी आवाज अब कोई नहीं सुनेगा तिलक। तिलक शांत स्वर में बोले, मेरी आवाज नहीं, मेरे विचार सुनाई देंगे, और उन्हें तुम कभी कैद नहीं कर पाओगे। मंडाले जेल में जिंदगी आसान नहीं थी। गर्म मौसम, बीमारी, साधारण खाना और चारों तरफ सख्त पहरे। लेकिन तिलक ने इन कठिनाइयों को अपने मनोबल पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने जेल को अपने लिए एक तपोभूमि बना लिया। दिन में योग और ध्यान, और रात में पढ़ाई लिखाई। यही वो समय था जब उन्होंने अपनी महान कृति श्रीमद् भगवद गीता रहस्य लिखी। गीता रहस्य केवल एक धार्मिक व्याख्या नहीं थी। इसमें तिलक ने गीता के कर्मयोग सिद्धांत को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उनका संदेश साफ था,
सिर्फ ध्यान और भक्ति से नहीं, बल्कि कर्म और संघर्ष से भी मोक्ष और स्वतंत्रता मिलती है। जेल में लिखने के लिए उन्हें ना तो सुविधा मिली, न ही पर्याप्त साधन। कभी कागज की कमी होती तो पुराने रजिस्टर के पन्नों पर लिखते, कभी कलम नहीं होती तो कोयले से नोट्स बनाते। लेकिन उनका काम रुकता नहीं था। 6 साल की कैद के दौरान तिलक का स्वास्थ्य गिरने लगा। फिर भी जब जेल अधिकारी उन्हें आराम करने की सलाह देते, वे कहते, मेरा शरीर थक सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं। 1914 में उनकी रिहाई हुई। जब वे भारत लौटे तो हजारों लोग स्टेशन पर उनका स्वागत करने आए। उनकी दुबली काया देखकर लोग भावुक हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही अडिग संकल्प चमक रहा था। अध्याय 9, वापसी और आंदोलन की ज्वाला। सन 1914 मंडाले जेल की 6 साल की सजा पूरी कर बाल गंगाधर तिलक स्वदेश लौट रहे थे। बम्बई, मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन पहुंची, लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। किसी ने उनके चरण छुए, किसी ने फूल बरसाए, और चारों ओर बस एक ही नारा गूंज रहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जेल में उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा पहले से भी ज्यादा दृढ़ थी। उन्होंने भारत लौटते ही अंग्रेजी सरकार के खिलाफ फिर से जन जागरण का बिगुल फूंक दिया। होम रूल आंदोलन का आरंभ। तिलक ने महसूस किया कि जनता में आज़ादी की चाह तो है, लेकिन उसे संगठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य था भारतीयों को अपने देश की सत्ता चलाने का अधिकार दिलाना। अपने भाषणों में वे कहते, हम भी अंग्रेजों की तरह शिक्षित हैं, हम भी अपने मामलों का संचालन कर सकते हैं, तो फिर हमें अपने ही देश में पराया क्यों समझा जाए। उनका ये विचार आग की तरह फैल गया। कांग्रेस के बाहर भी उनके आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिलने लगा। महात्मा गांधी से मुलाकात। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तिलक ने उनका स्वागत किया और कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर देश को आज़ाद करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हालांकि तिलक का मार्ग संघर्ष पर आधारित था और गांधी का मार्ग अहिंसा पर, लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान था। जनता में नई ऊर्जा। तिलक गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश देते। वे कहते, विदेशी वस्त्र जलाओ, अपने देश के कपड़े पहनो, अपने खेत, अपने कारखाने, अपना व्यापार, यही हमारी ताकत है। लोग उनके कहने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगे। युवाओं में नया जोश और बुजुर्गों में नई उम्मीद जागी। लेकिन अंग्रेज सरकार तिलक की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित थी। उन्होंने आंदोलन पर पाबंदी लगाई, भाषणों की अनुमति रोक दी और तिलक के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी आंदोलन की चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि और तेज होती गई। तिलक अब सिर्फ महाराष्ट्र के नेता नहीं रहे, बल्कि पूरे भारत में उन्हें लोकमान्य यानी जनता द्वारा मान्य नेता के रूप में सम्मान मिलने लगा। उनका हर शब्द, हर नारा, हर लेख लोगों के दिलों में क्रांति की लौ जला देता था। अध्याय 10, अंतिम संघर्ष और अमर विरासत। सन 1918 भारत प्रथम विश्व युद्ध के असर से जूझ रहा था। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से युद्ध में सहयोग मांगा, लेकिन बदले में कोई ठोस राजनीतिक सुधार देने से इनकार कर दिया। तिलक को ये छल जैसा लगा। उन्होंने अपने भाषणों में कहा, यदि आप हमें स्वतंत्रता नहीं देंगे तो आपका युद्ध में हमारा सहयोग भी अधूरा रहेगा। स्वराज का बिगुल और केसरी की कलम। अपने अखबार केसरी के माध्यम से तिलक लगातार लोगों को जागरूक करते रहे। वे लिखते, देश की स्वतंत्रता के बिना कोई भी कानून, कोई भी सुधार केवल खोखला वादा है। उनकी कलम उतनी ही तेज थी जितनी उनकी वाणी। हर लेख अंग्रेज सरकार के लिए एक चुनौती बन जाता। अंतिम दिनों का संघर्ष। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसने तिलक को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, ये हमारी सहनशीलता की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा पर चोट है। इसके बाद उन्होंने देश भर में सत्याग्रह और विरोध सभाओं का समर्थन किया। हालांकि उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, लेकिन वे अपने अंतिम सांसों तक आंदोलन में सक्रिय रहे। सन 1920 की गर्मियों में उनकी तबीयत और बिगड़ गई।
बॉम्बे मुंबई में उनके घर के बाहर हजारों लोग उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए एकत्रित रहते। उनके अंतिम शब्दों में भी देश के लिए चिंता झलक रही थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1 अगस्त 1920, एक युग का अंत। उस दिन सुबह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। किसी ने उन्हें भारत का सिंह कहा तो किसी ने स्वराज का प्रणेता। महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, लोकमान्य तिलक की जगह कोई नहीं ले सकता। अमर विरासत। तिलक का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारत के जागरण का प्रतीक था। उन्होंने दिखा दिया कि स्वतंत्रता भीख में नहीं, संघर्ष में मिलती है। उनके द्वारा उठाया गया स्वराज का नारा आने वाले वर्षों में गांधी, नेहरू, सुभाष और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बन गया। लोकमान्य तिलक भले ही 1920 में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी हर उस भारतीय के दिल में जिंदा हैं, जो स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और न्याय के लिए खड़ा होता है। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला की विशेष ऑडियो बुक प्रस्तुति, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज का सिंहनाद। हमें उम्मीद है कि रेडियो पाठशाला की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसको कृपया करके एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए प्रेरक जीवन के साथ। तब तक याद रखिए, रेडियो पाठशाला। जय हिंद।